हेलो गाइस एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपका इस सेशन में, सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स के सेशन में। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर कर लिया है। और उसमें आपने देखा सर्वेइंग क्या होता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सर्वेइंग करने के। और फिर हमने ये देखा कि सर्वेइंग जब हम करते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं, कैसे मेजर करते हैं, स्केल हमने देख ली। और फिर श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। अब हम अगले नए चैप्टर पे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है चेन सर्वे। अब हम करेंगे क्या दोस्त, आपको मैंने बताया था जब भी कभी आपको मैं अगर एक टर्म दूं सर्वे, ठीक है, सर्वे कभी भी अगर लिखा हो ना तो आप क्या एनालाइज करोगे। सर्वे मतलब कि रिकनाइसेंस, ओके, रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस के बाद आप क्या करेंगे, मतलब एक रफ सर्वे करेंगे, फिर उसके बाद फील्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे। फील्ड पे पहले तो बाहर से ही आप एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चीजों को ग्राउंड पे जाके मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ले लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, जो मेजरमेंट लिया है डेटा को स्टोर करेंगे या डेटा को एनालाइज करेंगे। और डेटा को एनालाइज करने के बाद आप मैप बनाएंगे। तो इतना काम है हमारा किसमें, सर्वेइंग में। समझ में आया, कई बार मैं आप लोग को ये रिपीट करूंगा। ठीक है, पहले आप जाएंगे साइट पे, मुआयना करेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट से आप उस डेटा को घर पे लेके आएंगे और उस डेटा से मैप बनाएंगे। इतना काम आपको करना है इन सर्वेइंग। तो वन सच, ये इतना काम करने का जो एक तरीका है वो है चेन सर्वेइंग। अब देखो क्या हुआ, सर्वेइंग कैसे कैसे आगे इवॉल्व हुई है, मैं आपको वो बता देता हूँ। कैसे कैसे हम सर्वेइंग में आगे बढ़े ये आपको समझना पड़ेगा। कि पहले हमारे पास क्या आया कि हम पेसिंग कर करके चल के, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हैं, 22 कदम चलते हैं ना, एक एक कदम एक जगह से दूसरी जगह 22 कदम चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 22 कदम चलने के बाद फिर हमने क्या किया, चेन से स्केल से मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास कंपास आ गए, कंपास से ट्रिग्नोमेट्री से भी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए अब हम और एडवांस हो गए। ठीक है, साइड पे इंस्ट्रूमेंट ना ले जाके हम क्या करते हैं, ड्रोन फ्लाई कर देते हैं, ड्रोन फोटोग्राफ खींच लेता है, हम ये पूरी सर्वेइंग कर लेते हैं। अब हम और ज्यादा एडवांस हो गए हैं, ड्रोन भी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि मौसम खराब है, फ्लाई नहीं कर सकते आप, फिर क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करते हैं, आप सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं। यस और नो, सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं और फिर उससे आप क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। तो दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। क्लियर, तो इतना एडवांस हो गए हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते थे, चेन पेसिंग करके फिर चेन से मेजरमेंट लेके हम अपनी सर्वेइंग करते थे। क्लियर हो रही है वाली। तो जैसे मान लीजिए क्या हम कर रहे हैं कि ये कोई जमीन है, फॉर एग्जांपल ये कोई जमीन है आपकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर नापना है मुझे, तो क्या करूंगा, वी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश्ड, है ना। मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश कर लिया, तो आपने पहले ये लेंथ मेजर कर ली, फिर उसके बाद ये लेंथ मेजर कर ली। ठीक है, फिर ये लेंथ मेजर कर ली और फिर ये लेंथ मेजर कर ली। क्लियर है, फिर ये लेंथ मेजर कर ली और ये लेंथ मेजर कर ली। तो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स पे आपने क्या किया, पूरा पेरीमीटर नाप लिया, है ना। यही तो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यस और नो, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, अंडरस्टूड। तो जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को पहले स्टैब्लिश करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें हाई डिग्री हो, बिना किसी गलती के उन्हें हम मेजर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर कम प्रिसीजन के साथ हम माइनर डिटेल्स को भी मेजर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये एक इमेज रखी हुई है, देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन सर्वे। देखो बहुत बहुत ही बेहतरीन इमेज है ये, बहुत ही बेहतरीन इमेज है। देखें बहुत ध्यान से, क्लियर है। देखो इसमें हमने क्या किया, एक ही हमारी जमीन है, मान लीजिए गांव ही मान लीजिए, ठीक है ना। जस्ट अ मोमेंट, इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं मैं। क्लियर है, देखो बहुत ध्यान से। अब आप देखो कि मुझे सर्वेइंग कैसे करनी है। यहां से देखो, स्टेशन ए मैंने मार्क कर दिया, ये देखो स्टेशन ए मेरा है। ठीक, ये मेरा मेजर कंट्रोल पॉइंट है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेजर कंट्रोल पॉइंट बी स्टैब्लिश कर लिया। क्लियर है, मेजर कंट्रोल पॉइंट बी स्टैब्लिश कर दिया। इनके बीच में मैंने क्या की, लेंथ मेजर कर ली, ए से बी की मैंने लेंथ मेजर कर ली, ये लेंथ मेजर कर ली। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करूंगा मैं कि अब ये मेजरमेंट को मुझे अपनी कॉपी में लिखना है। तो कॉपी में क्या होता है, फील्ड बुक ऐसे होती है, देखो बहुत ध्यान से, फील्ड बुक आपकी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेशन ए ऐसे लिखा होता है, दिस इज फील्ड बुक, ये स्टेशन ए है,
और ये स्टेशन बी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको अगर ध्यान से देखोगे, स्टेशन ए से देखो 2 मीटर के बाद, बहुत ध्यान से अगर आप देखें, 2 मीटर के बाद 1 मीटर पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 1 मीटर के ऑफसेट पे पेड़ है ना, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, जब हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं, 3 मीटर पे, 3 मीटर से लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या किया, एक ऑफसेट लिया। यहां पर इसकी डिस्टेंस नहीं लिखी हुई है, मान लेते हैं 4 मीटर है ये, तो क्या है, एक और पेड़ है। समझ गए आप मेरी बात को। बी से B1 दूरी पर इस बिल्डिंग का एक कोना है, बी से B12 दूरी पर एक बिल्डिंग का एक कोना है, बी से B21 दूरी पर एक बिल्डिंग का कोना है, बी से T डिस्टेंस पर एक पेड़ है, बी से B31 दूरी पर एक बिल्डिंग है। तो आप ऐसी सारी की सारी मेजरमेंट ले लेंगे। समझ में आ रही है आपको बात। ए से WT1 दूरी पर वाटर टैंक का एक लेग है, ए से WT2 दूरी पर क्या है, वाटर टैंक का एक लेग है। क्लियर है। अब देखो इस फील्ड बुक में मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। ए से जब मैं चल रहा हूं, 2 मीटर के बाद राइट हैंड साइड में 1 मीटर के ऑफसेट पे क्या है, पेड़ है, तो ये मैं यहां पर लिख दूंगा। ए से जब मैं बी की तरफ जा रहा हूं, 2 मीटर की दूरी पर राइट हैंड साइड में 1 मीटर की ऑफसेट पर क्या है, पेड़ है, तो ये मैं लिख लूंगा, पेड़ है ना। अब उसके बाद ए से जब मैं बी की तरफ जा रहा हूं, तो 3 मीटर की लेंथ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 मीटर पे क्या है, एक और पेड़ है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, ए से जब मैं बी की तरफ जा रहा हूं, तो 3 मीटर के बाद 4 मीटर के ऑफसेट पे क्या है, एक पेड़ है। ये डिटेलिंग मैंने अपनी फील्ड बुक में कर ली। अब आप क्या करेंगे, ये डेटा आपने साइट पे लिया है, ये डेटा जब आपने साइट पे लिया, अब आप क्या करेंगे, ये डेटा को किसे दे देंगे, साइट सुपरवाइजर या फिर क्या ड्राफ्टमैन को दे देंगे। तो ड्राफ्टमैन क्या करेगा, इसका मैप बना के आपको दे देगा। भाई जब आपके पास मैप आ जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी इसी पूरी चीज का अगर मैप आ जाएगा, और इसमें जो भी आपको टास्क करना होगा वो आप कर लोगे। जैसे मान लीजिए रोड बनानी है, पेड़ काटना है, कहाँ कहाँ से, तो वो डिसीजन आप जो लोगे वो मैप से ही तो लोगे, तो मैप बच जाएगा आपका। दैट इज कॉल्ड चेन सर्वेइंग। क्लियर हो रही है ये वाली बात। एक और मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, देखो बहुत ध्यान से। ये देखें, दिस इज दी चेन सर्वेइंग। क्लियर। तो ये पूरी जमीन है, इसका आपको चेन सर्वे करना है। इधर एक सिटी है, इधर एक बिल्डिंग है, इधर एक हेलीपैड बना दिया है, इधर एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इतनी पूरी जगह पे सर्वेइंग करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करे। तो ये देखिए, दिस इज मेजर कंट्रोल पॉइंट ए, ये एक मेजर कंट्रोल पॉइंट है कि नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। दिस इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट। उसके बाद ए के बाद देखिए, बी इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट, सी इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट, डी इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, मेजर कंट्रोल स्टेशन, मेन स्टेशन आते हैं। मेन स्टेशन या मेजर कंट्रोल पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। मेन स्टेशन कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, दीज आर द मेन स्टेशन, है कि नहीं, है ना, ए बी सी डी है ना, एज पर दिस ड्राइंग। अब देखो, इन लाइंस, इन मेन स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इन्हें हम मेन लाइन बोलते हैं या मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन। जैसे डी बी भी मेन सर्वे लाइन है, डी सी भी मेन सर्वे लाइन है, डी ए भी क्या है आपकी मेन सर्वे लाइन। तो मेन स्टेशन हो गए। उसके बाद क्या हो गया, मेन स्टेशन मतलब दीज आर दी मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, दीज आर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। ये आप लिख लीजिएगा जो मैं राइटिंग में लिख रहा हूं, क्योंकि ये इमेज तो आप यूज नहीं कर सकते, या आप यूज भी कर लीजिए, यहाँ बिल्डिंग बना लीजिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग बना लीजिए, यहाँ पर कुछ पेड़ बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे घर बना लीजिए, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। दीज आर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये होते हैं मेन स्टेशन। उसके बाद आती है मेन लाइंस, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, दीज आर दी मेन लाइंस। क्लियर है, दीज आर मेन लाइंस। देखो बहुत ध्यान से, फिर हमारे पास आ जाती हैं मेन लाइंस। मेन लाइंस या फिर मेन सर्वे लाइंस भी आप इन्हें बोल सकते हैं। मेन लाइन मतलब मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन। क्लियर है। मेन सर्वे लाइन क्या होती है, दीज आर मेन सर्वे लाइन आर क्या होंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। दीज आर दी मेन लाइंस विच जॉइंस दी मेजर कंट्रोल पॉइंट। दीज आर मेन लाइंस which join
विच ज्वाइंस मेन स्टेशन या मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है ना, या फिर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो ये आपकी हो गई मेन लाइंस। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, इसके बाद आती है हमारे पास बेस लाइन, ठीक है, दिस इज द बेस लाइन। पूरे सर्वे में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, पूरे सर्वे में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, वो ऑलमोस्ट एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप जब इस लाइन को मेजर करोगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक मेजर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन है, सबसे ज्यादा एरर होने के चांसेस इसी में ही है ना, सबसे ज्यादा एरर होने के चांसेस इसी में। तो इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे मेजर करोगे, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो जनरली इनवार टेप से, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ टेप्स क्या होते हैं। जनरली इनवार टेप से हम क्या करते हैं, इस लाइन को मेजर करते हैं, जनरली इनवार टेप से हम इस लाइन को मेजर करते हैं। क्लियर हो रही है ये वाली बात, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं बेस लाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन अमंग ऑल द मेन लाइंस which divides the area in almost two equal part, which divides the area in almost two equal part। क्लियर हो रही है वाली बात। तो बेस लाइन हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट, it is the longest, it is the longest main line, it is the longest main line which divides the area, which divides the area almost in two equal parts। okay, two equal parts। okay, this line is measured by inward tape। generally this line is, अभी देखेंगे हम इनवर्ट टेप क्या होता है। जनरली दिस लाइन इज मेजर्ड बाय इनवर्ट टेप, मेजर्ड बाय इनवर्ट टेप। तो हमारे इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम, लाइन BD इज दी, इन द प्रीवियस डायग्राम, in previous diagram line BD is baseline, is baseline। क्लियर। अब जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास आती है वो कौन सी आती है, टाई लाइन आती है, और फिर हमारे पास क्या आती है, चेक लाइन आती है। टाई लाइन देखते हैं क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से। यहां पर क्या किया कि मान लेते हैं यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर इस लाइन को देखो, ये आपका A है, और ये देखो, ये मान लेते हैं A' है, दिस इज A', दिस इज A'। यहाँ पर घर है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, एक लाइन से मेजरमेंट लेना बहुत दिक्कत भरा हो जाता है, एक लाइन से मेजरमेंट लेना बहुत दिक्कत भरा हो जाता है। तो हमने क्या किया, टाई लाइन क्या होती है, टाई लाइन एक तो मेन स्टेशन होता है, दूसरा मेन स्टेशन नहीं होता है। टाई लाइन जहां से जहां ज्वाइन करती है ना, तो वहां पर एक तो मेन स्टेशन होता है, मेन स्टेशन से निकलती है, बट किसी और मेन लाइन पे जुड़ जाती है, किसी और मेन स्टेशन पे नहीं जुड़ती है। जैसे यहां पर देखो, यहां से चली C से इस लाइन पे आ गई, किसी मेन स्टेशन पे नहीं जुड़ी, तो ये भी एक टाई लाइन है। देखो यहां पर एक पॉइंट से निकली, यहां पर एक पॉइंट पे जुड़ गई, तो ये भी एक टाई लाइन है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम आइदर फ्रॉम द मेन स्टेशन, ओके, एंड एंड एट द नॉन मेन स्टेशन, ओके, और इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन मेन स्टेशन एंड एंड टू द नॉन मेन स्टेशन। क्लियर। A' इज द टाई लाइन। क्यों काम आती है, जब भी कभी किसी जगह पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन के रिस्पेक्ट में हम सारे के सारे फिर मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज टाई लाइन। क्लियर। सो मैं राइट लिख देता हूं ये चीज। नेक्स्ट इज द टाई लाइन, नेक्स्ट इज टाई लाइन। नेक्स्ट इज द टाई लाइन। टाई लाइन क्या होता है, ओके, सो इट इज द लाइन यूज्ड टू कलेक्ट द information of nearby object, okay, it is a line used to collect the information of nearby object।
it is line used to draw, used to collect information of nearby object, nearby object. Okay, it originates from main station, it may originate from main station and joins main line. मेन लाइन ध्यान रखिएगा, नॉट द मेन स्टेशन. ओके, ऑरिजिनेट फ्रॉम मेन स्टेशन एंड ज्वाइंस द मेन लाइन. तो ऐसा नहीं होगा कि मेन स्टेशन से निकली मेन स्टेशन पे जुड़ गई, तो वो क्या हो जाएगी, मेन लाइन हो जाएगी. ओके, इट इज अ टाई लाइन. उसके बाद जब हम पूरी सर्वेइंग कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, जब हमने पूरी सर्वेइंग कर ली, ठीक, तो जब हमने सर्वेइंग कर ली तो क्या होता है, हमारे जो चेन और लिंक होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं, चेन और लिंक लूज पड़ जाते हैं. तो आते आते इतनी बार हमने लेंथ मेजर करनी होती है, चेन और लेंथ लूज, तो लास्ट तक आते आते हमें लगता है कि चेन लिंक अगर लूज हो गए तो करेक्ट लेंथ मेजर नहीं होगी ना. तो लास्ट में जब पूरी सर्वेइंग खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक और चेन लेके आते हैं और उससे हम लेंथ मेजर करते हैं. तो हम ये देखते हैं, या किसी और मीडियम से भी हम क्या करते हैं, वो लास्ट लेंथ मेजर करते हैं, ताकि हम ये देख लें कि हमने कोई गलती तो नहीं करी सर्वेइंग में. उसे हम बोलते हैं चेक लाइन. चेक लाइन इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क डन. तो लास्ट इज द चेक लाइन. Last one is the check line. Check line. Okay, this line is drawn to check the accuracy of survey work done. This line is drawn to check the accuracy of survey work done. To check the accuracy of survey work done. Understood? तो चेक लाइन कोई भी हो सकती है, समझ रहे हैं आप लोग. अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए फॉर द चेन सर्वेइंग. सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द चेन सर्वेइंग. चेन सर्वेइंग कैसे करते हैं ये तो आप लोगों ने देख लिया ना. चेन सर्वेइंग में क्या क्या लाइंस होती हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया. क्लियर? सो इस तरीके से आपने सिटी की चेन सर्वे करी, और कैसे डिनोट करते हैं फील्ड बुक में ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया. सो दिस इज व्हाट द चेन सर्वेइंग इज. क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज इन द चेन सर्वे. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या यूज करना है ये अब हम लोग देखते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे. चलो देखो, तो हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ये हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ मेजरिंग डिवाइस. कैसे हम लेंथ मेजर करते हैं. तो हमारे पास चेन होती है, हमारे पास टेप होते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट विल सी द लेंथ मेजरमेंट डिवाइस. फर्स्ट ABCD के टर्म पे लिख देता हूं. A इज लेंथ मेजरिंग डिवाइस. लेंथ मेजरिंग डिवाइस. लेंथ मेजरिंग डिवाइस. सो व्हाट वी हैव, लेंथ मेजरिंग डिवाइस में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टेप है और चेन है, ठीक है ना. सो वी हैव लेंथ मेजरिंग डिवाइस में वी हैव द चेन. सबसे पहले हम लोग चेन देखते हैं. अब चेन कितने तरीके की होती है ये हम लोग देखते हैं. चेन हमारे पास होती है, सो फर्स्ट वी हैव द मेट्रिक चेन. मेट्रिक चेन, अब ये मेट्रिक चेन भी दो तरीके की होती हैं. 30 मीटर with 150 लिंक और 20 मीटर with 100 लिंक.
क्लियर है? तो ये हो गई आपकी मैट्रिक चेन। ठीक है, तो ऐसी कुछ होती है, देखो मैट्रिक चेन, ये हमारे पास रिंग होती है और ऐसी होती है मैट्रिक चेन। क्लियर है? तो ये आपकी मैट्रिक चेन है और यहां पर हैंडल होता है। दिस इज दी हैंडल। क्लियर? दिस इज दी हैंडल। क्लियर? और इसमें बास्ट, और ये एक लिंक होता है, दिस इज वन लिंक, दिस इज वन लिंक। समझ गए? आ गया? अब देखो बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों से पूछता हूं। क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि अगर 30 मीटर में 150 लिंक हैं तो एक लिंक की लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक, एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? 150 लिंक की लेंथ 30 मीटर है, तो एक लिंक की लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखो हम कैसे निकालेंगे। 150 लिंक की लेंथ है, यूनिटरी मेथड, 30 मीटर। ओके, एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30 डिवाइड बाई 150, इतने मीटर। तो इतने मीटर मतलब कितना हो गया? 1/5 मीटर। 1/5 मीटर का मतलब कितना हो गया? 1/5 इंटू 100, यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को? और इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? 20 मीटर की जो चेन है जिसमें 100 लिंक हैं, 20 मीटर की जो चेन है जिसमें 100 लिंक हैं, उसमें एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो 20 मीटर की जो चेन है जिसमें 100 लिंक हैं, ठीक है, उसमें एक लिंक की लेंथ होगी लेंथ ऑफ वन लिंक। ये क्या होगा? ठीक है, तो यानी 100 लिंक की लेंथ है ये 20 मीटर, यूनिटरी मेथड, और एक लिंक की लेंथ कितनी हो गई? 20/100। अगेन वही चीज आ गई, 1/5 मीटर, 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, बराबर 20 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर की चेन में भी एक लिंक की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, 30 मीटर की चेन में भी एक लिंक की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। तो वी हैव दी मेट्रिक चेन। तो इसको मैं बॉक्स में भर देता हूं, दिस इज द मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन, तो एक तो हमारे पास हो गई मैट्रिक चेन। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक चेन के बाद द नेक्स्ट चेन इज, हमारे पास और तीन तरीके की आती हैं जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। आज के टाइम पे तो हम लोग मैट्रिक चेन यूज करते हैं, बट सर्वेइंग क्या होती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे? हम लोग, ब्रिटिशर्स भी हम सर्वेइंग करते थे। तो वो अब कौन कौन सी सर्वेइंग करते थे? गंटर्स चेन होती थी, इंजीनियर्स चेन होती थी, और रेवेन्यू चेन होती थी। तो ये भी मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं, दैट इज गंटर्स चेन। नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या नोटेशन यूज किया है? ए और बी यूज किया ना, सेकंड ए यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ मैट्रिक चेन। चलिए ठीक है, बॉक्स में ही लिख देता हूँ, बॉक्स में लिख देता हूँ, दैट इज गंटर्स चेन। गंटर्स चेन और इंजीनियर्स चेन, और रेवेन्यू चेन, और गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन और रेवेन्यू चेन। और रेवेन्यू चेन। क्लियर है? तो देखो, इंजीनियर्स चेन जो होती है जिसमें क्या होते हैं? 100 लिंक होते हैं, और ये 100 फीट की होती है, 100 फीट और 100 लिंक। क्लियर है? इसमें होते हैं 66 फीट और 100 लिंक, ध्यान रखिएगा। और आपकी जो रेवेन्यू चेन होती है इसमें ये 33 फीट की होती है, और इसमें 16 लिंक होते हैं। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कई बार स्टेट सर्विसेज में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये तीनों पूछी जा चुकी हैं। तो इंजीनियर चेन तो आप आराम से याद कर सकते हो। कैसे? इंजीनियर चेन तो आराम से याद करते हो, देखो कॉमन सेंस है ना, इंजीनियर सबसे स्मार्ट होते हैं। देखो 100 फीट 100 लिंक, आराम से याद हो गई। तो एक लिंक 1 फीट का है, हाँ याद हो गया कि नहीं हो गया? ये 100 लिंक, तो ये 33 लिंक, 16 लिंक और 33 फीट। फटाफट लिख लीजिए ये चीज।
फटाफट लिखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, हमने क्या देख लिया, हमने यहां पर देख लिया कि टेप हमने सॉरी चेन हमने देख ली, कितने तरीके की चेन है वो सारी हमने लेंथ में यहां पर लिख दी। अब हम अगले टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, नेक्स्ट हम लिखते हैं नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट आपका है, देखो बहुत ध्यान से, हमने चेन लिख लिया, तो नेक्स्ट इज टेप। नेक्स्ट वी हैव दी टेप, टेप, नेक्स्ट वी हैव दी टेप। तो ये थियोरी वाला जो पोर्शन है ये गेट में नहीं आता, बट हाँ ईएससी और स्टेट सर्विसेज में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चांसेस कम है गेट में आने के, बट हाँ अगर आप ईएससी और स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थियोरी बेस में आ जाते हैं। कौन कौन से टेप होते हैं हमारे पास? क्लोथ और लिनेन टेप होते हैं, क्लोथ और लिनेन टेप, ठीक है। तो वी हैव क्लोथ और लिनेन टेप, कपड़े का टेप देखा होगा, है ना, क्लोथ और लिनेन टेप। अब देखो होता क्या है, ये सबसे खराब क्वालिटी का टेप होता है, इसमें एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप एक एंड से क्लोथ और लिनेन टेप को पकड़े और दूसरे एंड पे किसी ने जोर लगा दिया तो खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, एक्सटेंड होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि मॉइस्चर आने पे ना ये श्रंक कर जाते हैं, श्रंकेज इनकी बहुत जल्दी हो जाती है, मॉइस्चर आने से खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो क्वालिटी इनकी सबसे लीस्ट होती है, लीस्ट क्वालिटी, एंड कैन बी अफेक्टेड बाय दी मॉइस्चर। सो इसीलिए हम इस पर रिलाय कम करते हैं। बट हाँ क्योंकि लेंथ, क्लोथ क्या होता है आपस में बाइंड हो जा, मतलब आपस में अंदर केस में आ जाता है, तो बहुत बड़े बड़े टेप भी हम इसे बना सकते हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर लोग क्लोथ और लिनेन टेप लेके क्या कहते हैं मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि 100 मीटर के टेप हमारे पास होते हैं, आराम से हम मेजर कर लेते हैं, अंदर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना, इजीली पैक्ड हो जाते हैं। तो क्लोथ और लिनेन टेप की क्या है, क्वालिटी लीस्ट होती है, लीस्ट क्वालिटी, लीस्ट क्वालिटी होती है। और दूसरी क्या चीज है, कैन बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, कैन बी अफेक्टेड बाय द, कैन बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, ठीक है। क्लोथ और लिनेन टेप के बाद हमारे पास क्या आते हैं, मेटेलिक टेप आते हैं, ठीक है, जो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के आते हैं हमारे पास, और भी अदर मेटल्स के भी हमारे पास टेप हमारे पास आते हैं। तो देन वी हैव द मेटेलिक टेप। तो थोड़े से अच्छे हुए मेटेलिक टेप। तो जैसे हमारे पास आयरन का अगर आ गया, मान लीजिए आयरन के टेप्स भी होते हैं, पहले होते थे, बट हुआ क्या, हमें बाद में पता चला कि आयरन कैन बी डिट्योरेटेड बाय दी रस्ट, ठीक है, तो रस्टिंग प्रॉब्लम इनमें आती है, ठीक है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो रस्टिंग प्रॉब्लम, रस्टिंग प्रॉब्लम, डिजाइन लाइफ इज लेस, डिजाइन लाइफ इज लेस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, रस्टिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या देखा, स्टील टेप, स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील के हमारे पास टेप आने लग गए। तो ये क्या हुए कि अब देखो जैसे जैसे हम क्वालिटी, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं क्वालिटी और अच्छी होती चली जा रही है। तो स्टील टेप जो आपकी है, तो क्वालिटी देखो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्वालिटी जो आपकी होगी, क्वालिटी ऑफ टेप इंप्रूव्स, क्वालिटी ऑफ टेप इंप्रूव्स, ठीक। स्टील टेप के बाद हमारे पास क्या आ गया, नाउ इन द लास्ट वी हैव द इनवार टेप, इनवार टेप। तो हमने स्टील की भी क्वालिटी को क्या कर दिया, और इंप्रूव कर दिया, स्टील की क्वालिटी को भी और इंप्रूव कर दिया, उसमें क्या मिला दिया, निकल मिला दिया। अब स्टील में क्या फर्क होता था कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर टेम्परेचर चेंजेस हुआ, साइट और लैब कंडीशन, लैब में बनता है, कैलिब्रेट होता है, ठीक है, लैब में कैलिब्रेट हुआ, बट आप इसे साइट पे लेके गए तो क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज अगर आया, मान लीजिए लैब में बनाई है 25 डिग्री पे, साइट पे टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, तो क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, इजिली श्रिंक एंड एक्सपैंड्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये स्टील में घाटा होता था, easily shrinks and expands, easily shrinks and expand, easily shrinks and expand due to variation in temperature, due to variation in temperature, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये अब क्या है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज मोर, ज्यादा होता है, तो ये घाटा हो गया। फिर हमने क्या देखा, इनवार टेप। इनवार टेप क्या होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ निकल। अब हमने क्या किया, स्टील में निकल मिला दिया, उससे हमें क्या फायदा हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, जो स्टील में था वो कम हो गया। अब उससे एक फायदा हमें ये हो गया, अगर अल्फा कम हो गया, बहुत ध्यान सुनिए, अगर अल्फा कम हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन से उतना ज्यादा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब एरर हमारे लीस्ट हो गए। ठीक है, तो इनवार इज एन एलॉय ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, इनवार इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। ठीक है ना, इनवार इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। निकल इसमें होता है, निकल आपका है 34%, स्टील है आपका 66%, ये 36 और 64 होता है, सॉरी 36 और 64, सॉरी 64%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो जिसकी वजह से क्या होगा, निकल इनवार इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील, कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लेस। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन of invar material is very less, of invar material is very less। इससे क्या फायदा हुआ, is very less, of invar is, इनवार का कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हमें ये हुआ, लीस्ट स्ट्रेन ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। और अगर लीस्ट स्ट्रेन है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो उससे क्या फायदा होता है, उससे हमें ये बेनिफिट हो गया, द एरर्स इन द मेजरमेंट्स आर विल बी लीस्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा ऑफ इनवार इज लेस, अल्फा ऑफ इनवार इज लेस, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, उससे हमें यह बेनिफिट हुआ कि strain because of the variation in temperature is will be less, hence error will be less। strain because of variation in temperature, strain because of variation in temperature is less, strain because of variation in temperature is less, hence error in measurement will be less। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए दो टेप हैं, ठीक है, दो टेप हैं, दो टेप हैं 30 मीटर के हैं फॉर एग्जांपल, 30 मीटर के हैं फॉर एग्जांपल। इसका अल्फा बहुत ज्यादा है, ये अल्फा क्या है, इनवार है, इसका अल्फा बहुत कम। दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे बने हैं और साइड पे टेम्परेचर कितना है, साइड टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों एक्सपैंड करेंगे, बट पहला वाला ज्यादा एक्सपैंड करेगा, पहला वाला ज्यादा एक्सपैंड करेगा और ये वाला बहुत कम एक्सपैंड करेगा, बहुत कम एक्सपैंड करेगा। अब देखो क्या होगा कि अब इसकी लेंथ बढ़ गई। अब अगर ये यहां से यहां तक मेजर करेगा और बताएगा कितना 30 मीटर, इतना ज्यादा मेजर कर रहा है, 30 मीटर बता रहा है, तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा। इससे आप मेजर कर रहे हो तो लेट अस सपोज 30.05 मीटर मेजर कर रहे हो और कॉपी में कितना लिख रहे हो, 30 मीटर लिख रहे हो। यहां पर क्या है, 30.0001 मीटर आप मेजर कर रहे हो, लिख रहे हो 30 मीटर, तो देखो एरर लेस है ना, एरर्स आर लेस इन द इनवार। कितनी बार समझ में आ गई, फटाफट छापिए। तो ये हमने दो देख लिए, एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेन देख लिया और टेप देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ स्टेशन कैसे हम लोग देखते हैं। तो पेग्स होते हैं हमारे पास, एरोज होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फटाफट पहले इतना लिख लीजिए। तो थर्ड है लोकेशन ऑफ स्टेशन, ठीक है। फर्स्ट वी हैव दी पेग्स, लोकेशन ऑफ स्टेशन वी हैव दी पेग्स। लिखो फटाफट।
नेक्स्ट वी हैव द लोकेशन ऑफ स्टेशन, ठीक है ना, ये देखें लोकेशन ऑफ स्टेशन, थर्ड है ये, है ना, थर्ड है ना, देख लो फटाफट। तो हाँ ए बी लेंथ में तो चेन हो गया, ठीक है, अब हम बी देखते हैं। बी इज लोकेशन ऑफ स्टेशन, लोकेशन ऑफ स्टेशन, लोकेशन ऑफ स्टेशन, ठीक है। लोकेशन ऑफ स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया था ना मेन स्टेशन होते हैं, ठीक है, जैसे आप ये वाली इमेज देखिए फटाफट, देखो ये वाली इमेज कहाँ गया, हाँ ये देखो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पैग इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, बाउंड्री पे, बाउंड्री पे हमने क्या किया, ये पैग इंस्टॉल कर दिया। तो पैग इंस्टॉल करने से क्या हो गया, आपको पता लगा, अच्छा ठीक है ये मेन स्टेशन है, और बीच बीच में जैसे मान लो ये लाइन बहुत बड़ी है, 30 मीटर से बड़ी है, तो हमने क्या किया, बीच में एरोज इंस्टॉल कर देते हैं, बीच में ये एरो इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यार अच्छा यहां से मेन लाइन, मेन स्टेशन से यहां तक 30 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये ए से भी 32 मीटर हो गया। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो वी हैव द एरोज एंड वी हैव द पेग्स। तो सबसे पहले मैं पेग्स लिख देता हूं, लोकेशन ऑफ स्टेशन। तो फर्स्ट वी हैव द पेग, तो ए इज पेग, it is used to mark, it is used to mark main station, main station on ground, main station on ground। तो ये वुडन होते हैं, वुडन पैग्स होते हैं, ठीक है, वुडन पैग्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। वुडन पैग्स होते हैं, इनकी हाइट कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। तो ये वुड के होते हैं, वुड के होते हैं, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, इट इज यूज टू मार्क मेन स्टेशन ऑन दी ग्राउंड, इट इज अ 15 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास क्या आते हैं, लोकेशन ऑफ स्टेशन, एक तो मेन स्टेशन के लिए हो गए और इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए, तो हमारे पास एरोज आते हैं, बी इज दी एरोज। इट इज यूज टू मार्क इंटरमीडिएट स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन देखो ऐसे होते हैं ये, इट इज यूज टू मार्क इंटरमीडिएट स्टेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आप ग्राउंड में हिट कर देते हो, ठीक है, और इसके हुक में क्या होता है, आप इसमें चेन का हुक भी फंसा सकते हो। तो अगर मान लीजिए आप अकेले सर्वेइंग कर रहे हैं तो आपने चेन का हुक फंसा दिया और आप आगे बढ़ गए, तो जो रिमेनिंग लेंथ है 30 मीटर से ज्यादा लेंथ है वो आप इसके अकॉर्डिंगली नाप सकते हैं। तो इसकी हाइट जो होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर हाइट इसकी होती है। सो दीज आर दी टू फॉर मेन स्टेशन। वी हैव द रेंजिंग रॉड, ठीक है, रेंजिंग रॉड होती है और हमारे पास ऑफसेट रॉड होती है। रेंजिंग रॉड मतलब जैसे मान लीजिए स्टेशन बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे, बीच में कहीं पे एक जगह रेंज करेंगे, वहां पर रेंजिंग रॉड लगा देंगे, फिर अब रेंजिंग रॉड से आगे की आप सर्वे करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेंजिंग, दैट इज कॉल्ड रेंजिंग, ठीक है। तो वी हैव द रेंजिंग रॉड, वी हैव द ऑफसेट रॉड। नेक्स्ट इज सी, वी हैव द रेंजिंग रॉड एंड द ऑफसेट रॉड, ठीक है ना। तो सी इज रेंजिंग एंड ऑफसेट रॉड। रेंजिंग रॉड एंड ऑफसेट रॉड, ऐसे अल्टरनेट ब्लैक एंड रेड पैचेस होते हैं, दिस इज द रेंजिंग रॉड। और ऑफसेट रॉड कैसे होती है,
तो जब हमें कभी ऑफसेट लेना होता है ना, लेटरल डिस्टेंस देखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, तो ऑफसेट रॉड वहां पर लगा देते हैं जिस स्टेशन तक जाना होता है। तो जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक जाना होता है वहां पर हम ऑफसेट रॉड लगा देते हैं। तो दिस इज ऑफसेट रॉड, दिस इज ऑफसेट रॉड। नाउ वी हैव द एंगल मेजरिंग डिवाइस, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। एंगल मेजरिंग डिवाइस हमारे पास कई सारे होते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच स्टाफ, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस। नाउ डी इज, यहां लिख देता हूं 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस, एंगल मेजरिंग, एंगल मेजरिंग डिवाइस। कौन कौन से होते हैं 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस, तो ऑप्टिकल स्क्वायर, फ्रेंच स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, ये लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकल स्क्वायर, फ्रेंच स्टाफ और क्रॉस स्टाफ। ऑप्टिकल स्क्वायर, फ्रेंच स्टाफ और क्रॉस स्टाफ, ठीक है ना। एक प्रिज्म स्क्वायर भी होता है, प्रिज्म स्क्वायर। तो हम ऑप्टिकल स्क्वायर देखते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्क्वायर, देखो क्या होता है। देखिए अच्छा ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास, देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम दो एरोज बना देते हैं। ठीक, देखो क्या बेहतरीन डायग्राम बना है ऑप्टिकल स्क्वायर का, ठीक है। क्लियर है, तो यहां से आप देख रहे हो, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है सी, ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सो दीज आर ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल स्क्वायर है। क्लियर है, सो दिस इज द ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, इसके आप एग्जैक्टली 90 डिग्री देख लोगे फ्रॉम द ऑप्टिकल। और ये स्कूल वगैरह में आप लोगों ने जेड बनाया होगा प्रिज्म टाइप का ना, तो ठीक है, तो उससे आप क्या करते हो 90 डिग्री देखते हो, क्लियर और नॉट, ठीक। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये लाइट रे यहाँ से आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे दिख जाएगी, तो आपको क्या होगा, इस यहाँ पर इस मिरर में ये वाली इमेज दिखेगी। जैसे ही आपको दिखने लग जाएगी, मतलब वो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो रही है वाली बात। तो एक दो चीज यहाँ पर आपको देखने वाली है। ऑप्टिकल स्क्वायर में ये जो मिरर रखे हुए हैं, ये कैसे रखे हुए हैं, 45 डिग्री पे रखे हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर में ये जो दोनों मिरर रखे हुए हैं, ये कैसे रखे हैं, 45 डिग्री पे रखे हैं। और ऑप्टिकल स्क्वायर में देखो क्या हो रहा है, लाइट रे एक बार यहां पर रिफ्लेक्ट करी है और एक बार यहां पर रिफ्लेक्ट करी और फिर यहां पर आ गई। इसका मतलब द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड इज ऑन डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज द मिरर्स इन द ऑप्टिकल स्क्वायर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये दो चीजें एग्जाम में आई हुई, मैं लिख देता हूं यहां पर। द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क्स इज, द प्रिंसिपल ऑन विच
द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल स्क्वायर is based on the principle on which optical square is based on, ये आपका है, this is double internal reflection is based on double internal reflection. एक और चीज ध्यान रखिएगा, द मिरर्स इन दी ऑप्टिकल स्क्वायर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये भी मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, द मिरर्स इन ऑप्टिकल स्क्वायर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा, प्लेनीमीटर हमारे पास होता है। प्लेनीमीटर क्या मेजर करता है? ग्राउंड स्लोप मेजर करता है। क्लियर है? और क्लिनोमीटर एरिया मेजर करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं एक साथ ही आप लोगों को लिखा दूंगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दीज आर दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास चेन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब एक चीज हम देखेंगे अगली क्लास में कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फॉल्टी चेन होती है। ठीक है? देखो लिंक दिखाया होगा मैंने कहीं पे, ये दिखाया। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप सर्वेइंग करते हो, आप देखो ये लिंक का जो गैप है ये ज्यादा हो जाता है, लिंक का गैप ज्यादा हो जाता है। तो चेन 30 मीटर की है तो 30 से ज्यादा की हो जाएगी। अब अगर फॉल्टी चेन से आप सर्वेइंग करोगे तो आप गलत सर्वेइंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो आप अपनी गलती को सुधारो, फिर से साइड पे जाओ नई चेन लेके और अपनी क्या फिर से सर्वेइंग करो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी इंजीनियरिंग स्किल लगाएंगे। जो हमने गलती करी है हम उसी चीज को घर पे बैठ के उसे सुधार लेंगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, आपने अपना मैन पावर वेस्ट नहीं किया, समय भी बच गया, मैन पावर भी बच गई, और आपका प्रोजेक्ट जो एक दिन डिले होने वाला था, जो रिसोर्सेज लगने वाले थे, आपने उसे बचा लिया और आपने अपने प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करवा लिया। तो हम क्या करेंगे, विल अप्लाई अवर इंजीनियरिंग स्किल सच दैट जो भी हमने साइड पे गलती करी है उसे हम रेक्टिफाई कर लें। ठीक है दोस्तों? तो ये हमने अभी तक इतना देख लिया है। क्लियर हो रही है सभी को ये वाली बात? अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे चेन सर्वेइंग को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए यार दिल लगा के। ठीक है? आप बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए। मैं इतना बेहतरीन आप लोगों को नोट्स और चीजें दिखा रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन गेट और ईएससी का आपका बन जाएगा। तो नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। गेट ईएससी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लीजिए। गेट के तो मैं खैर सारे सॉल्व भी कराऊंगा, इतने पे भरोसा रखिए। इस सब्जेक्ट से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।